नमस्कार दोस्तों, मैं टेकी पवन। मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 सिविक्स, जिसे हम नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। उसका अध्याय 3 चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये हमारा अध्याय है। इस एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर पर। आइए देखिए, सबसे पहले हमारा इसका पॉइंट आता है चुनाव क्यों। यहाँ पे एक इन्होंने वो दिया है, हरियाणा के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसके बारे में रिपोर्टिंग है। पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या है चुनाव के संबंध में जानकारी। तो देखिए, हरियाणा में 1987 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सबसे पहले जान ले, विधानसभा चुनाव किसे कहते हैं। किसी राज्य के चुनाव को ही विधानसभा चुनाव कहते हैं। देश के चुनाव को लोकसभा चुनाव कहते हैं, जबकि किसी राज्य में होने वाले चुनाव को विधानसभा चुनाव कहते हैं, जिससे मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो ये उससे 1987 में राज्य विधानसभा के चुनाव से जुड़ी अखबार की खबर थी। ऊपर वाली एक राज्य में 1982 से कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। इस राज्य में हरियाणा में 1982 से लेकर 1987 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तब विपक्ष के नेता, विपक्ष मतलब विपक्ष कौन होता है? जो सरकार में नहीं हो दल, जो दूसरी साइड में हो, उसे हम विपक्ष कहते हैं, जो सरकार की कमियों को निकालता है। और उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे चौधरी देवीलाल जी। और उन्होंने कौन सा युद्ध नामक आंदोलन चलाया? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, नेता बने वो। और लोक दल नामक एक पार्टी का गठन भी किया। तो लोक दल नामक पार्टी का गठन किसने किया? चौधरी देवीलाल जी ने। और न्याय युद्ध का भी किसने किया संचालन? चौधरी देवीलाल जी ने। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को साथ लेकर क्या खोला? मोर्चा। मोर्चा मतलब कि विरोध प्रदर्शन किया। और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। इस प्रकार से कर्ज माफी का लालच दिया गया हरियाणा में किसानों को। उन्होंने वायदा किया कि उनकी सरकार का यह पहला कदम होगा। और जब ये चुनाव हुए, पहले से ही लोग कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं थे उस वक्त। और जब उन्होंने देखा कि देवीलाल जी ने यह वादा किया है कि सभी के कर्ज माफ हो जाएंगे, ऋण माफ हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? लोकदल पार्टी को जमकर बहुमत दिया और जमकर वोट पड़े। 90 सीटों में से 76 सीट पर उस गठबंधन को जीत मिली, लोकदल और उसके सहयोगी दल को। और अकेले लोकदल पार्टी को ही 60 सीटों से जीत मिली। स्पष्ट बहुमत मिला किसे? लोकदल पार्टी को। और कांग्रेस के हाथ में केवल 5 सीटें हाथ लगी। फिर ये हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। कौन से मुख्यमंत्री? जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जैसे उनकी पार्टी हारी उन्होंने पद छोड़ दिया। सामान्यतः क्या होता है, जो भी पार्टी हार जाती है उसके मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं, तो उसके साथ सभी विधायकों का त्यागपत्र भी स्वीकार हो जाता है। लोकदल ने नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। और नेता चुनते ही राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी और कार्यभार ग्रहण करा दिया। ध्यान दें कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसे शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और यदि देश का मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसे शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। इस तरह से चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री बन गए और उनकी शपथ दिला दी गई। और उन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया? उन्होंने छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को पूरी तरह माफ कर दिया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। लेकिन पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया और अगले चुनाव 1991 में हुए। लेकिन इस बार उनको बहुमत नहीं मिला और वापस से लोकदल की पार्टी हार गई और कांग्रेस पार्टी ने वापस जीत ली सत्ता और वो सरकार में आ गई। तो ये है हमारा क्या? हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एक सैंपल था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है हमें, अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है, इसका पता हमें इस चीज से लगता है कि हम चुनाव से क्या प्राप्त करते हैं। ये बताइए कि बिना चुनाव के कोई व्यवस्था लोकतंत्र कहला सकती है? नहीं कहला सकती। तो पहला कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना का मूल मंत्र ही चुनाव है। दूसरा, हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? चुनावों से तो पता चलेगा कि जिसे वोट नहीं देगी जनता, उसे पसंद नहीं करती, और जिसे वोट देगी उसे जनता पसंद करती है। इसी से तो पता चलेगा, है ना? इसके अलावा कि हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे
कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे। चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो जनता अगली बार हमें वोट नहीं देगी। तो इस प्रकार से ये कारण है हमारे। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव कर सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। कानून बनाने वाले का मतलब जिसे सरकार को चुना जाएगा, जिस सरकार को चुना जाएगा वही तो कानून बनाएगी, तो इसलिए कानून बनाने वाले का चुनाव किया जाता है। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले को चुनाव कर सकते हैं। जाहिर बात है, जनता चुनेगी तो वही सरकार फैसले भी लेगी और वही उन फैसलों को क्रियान्वित भी करेगी। इसके अलावा वे सरकार और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर चुनावों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम प्रतिनिधि का चयन कर सके और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था या राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए हमें चुनावों की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार है। तो चुनाव लोकतांत्रिक कैसे माने जाते हैं, इसके कई बिंदु हैं। इन शर्तों के आधार पर ही हम चुनाव को लोकतांत्रिक माने जा सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ एक टॉपिक और जुड़ता है कि क्या भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, तो इन दोनों का आंसर है हाँ। अब हम देखते हैं, पहला क्या है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। क्या भारत में हर किसी को चुनाव करने की सुविधा है? हाँ है। यानी कि यहाँ पे जो भी मताधिकार है उसके मत का मूल्य क्या है, समान है। और उस समान मूल्य के कारण एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होने के कारण मताधिकार का प्रयोग करके किसी का भी चुनाव किया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट भारत में है, इसलिए हम लोकतांत्रिक है हमारा चुनाव। दूसरा पॉइंट क्या है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। क्या भारत में विभिन्न पार्टियां और उम्मीदवारों के रूप में चुनाव में विकल्प मौजूद हैं मतदाताओं के सामने? हाँ, हमारे यहाँ विकल्प है। हमारे यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली चलती है जिसमें दो या दो से अधिक दल चुनाव में खड़े होते हैं। तो एक तो होती है एक दलीय। एक दलीय में क्या होता है, एक ही दल होता है चुनाव में खड़ा। और द्विदलीय में दो पार्टियां होती है। हमारे यहाँ क्या है, बहुदलीय, दो से ज्यादा पार्टियां चुनाव में खड़ी होती है तो उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ हमारे क्या है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध है। हम चाहे जिस पार्टी को वोट दे सकते हैं, हमारे पास विकल्प है। तो इस हिसाब से भी भारत लोकतांत्रिक है। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल मिलता रहे। भारत में चुनाव कैसे होते हैं, हर 5 साल में होते हैं ना, तो इसका मतलब हमारे यहाँ चुनाव कैसे होते हैं, नियमित अंतराल पर होते रहते हैं। तो इसलिए हम लोकतांत्रिक चुनाव है हमारे यहाँ पे। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चयन हो। इसका मतलब है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव का कार्य क्रियान्वयन स्वतंत्रता के साथ और निष्पक्षता के साथ करे। ये देखिए, ये 5वां पॉइंट यही है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होंगे तो जिसे हम चुनेंगे वही व्यक्ति चुना जाएगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद के रूप में। तो ये सभी विशेषताएं हमारे चुनावों में है। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। ठीक, अगला टॉपिक आता है हमारा, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मतलब है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में चुनावों को लेकर जो प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उसे ही हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कहते हैं। किसी भी प्रतियोगिता का या कंपटीशन के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। ऐसे ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष क्या होते हैं, सकारात्मक पक्ष में यह आएगा कि यदि कंपटीशन होता है तो क्वालिटी बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है। एक दूसरे से प्रतियोगिता के कारण जो राजनीतिक दल है वो जनता के हितों का काम करते हैं। इसके अलावा अच्छे निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनको हमेशा भय रहता है कि यदि मैंने अच्छे फैसले नहीं लिए, जनता के हित के कार्य नहीं करे तो मैं हार जाऊंगा। तो ये सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष कि चुनाव जीतने के लिए, कंपटीशन के कारण चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने का प्रयास किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, जिसमें वो बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करते हैं, ईवीएम को हैक करने की कोशिश करते हैं, या कोई और तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें वो मतदाता को प्रलोभन देने की कोशिश भी करते हैं। इन तरीकों से वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं भय दिखाकर। तो ये सब नकारात्मक पक्ष है। तो ये हो गई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है या बुरी है। तो ये वैसे अच्छी चीज है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जब देश को
चुनाव के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, अब हम आगे आते हैं। आपने कभी इलाके में सुना होगा पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है, जब विभिन्न लोग एक दूसरे की पार्टियों को लेकर विचार विमर्श करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे ये वही चीज है जो मैंने अभी बताई, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। यहां ये देख लेते हैं थोड़ा। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। चुनावी प्रतिद्वंदिता मतलब चुनावी प्रतियोगिता का क्या अर्थ है कि नियमित जो चुनावी मुकाबले हैं उनमें पार्टियां और दल आपस में कंपटीशन करते रहें, उसे ही हम क्या कहेंगे, चुनावी प्रतिद्वंदिता। अब आगे आते हैं हम लोग। ये देखिए, ये चित्र देखिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, चुनाव का टाइम है। ये जो नेता है वो क्या बोलता है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। और ये जो मतदाता है वो क्या बोलता है, मेरे पास वोट है। यानी कि इस मतदाता ने चुनाव के टाइम पे इस नेताजी को क्या कर दिया, उल्टा लटका दिया। ठीक है, लेकिन इसी का दूसरा पक्ष ये देखिए, चुनाव खत्म, सारे प्रोमिसेस, वायदे और घोषणाएं नेताजी ने थैले में उठाई और चल दिए, और वोटर क्या दिख रहा है, वोटर एक कुत्ते की तरह दिख रहा है जो हाँफ रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म, नेताजी का काम भी खत्म, अब वोटर्स जाए बाहर में। तो ये आप देख सकते हैं ये चित्रों के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारी चुनाव की प्रणाली क्या है। तो देखिए, भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। हमारे यहाँ दो तरह से चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव। हमारे यहाँ देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चाहे से विधानसभा के हों या लोकसभा के, दोनों ही चुनाव 5 साल में होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को कार्यकाल छोड़ना पड़ता है, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभाएं और विधानसभाएं भंग हो जाती है। जब हम कहते हैं लोकसभा भंग हो गई, इसका मतलब है कि लोकसभा के सदस्यों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री ने। ऐसे ही विधानसभा में भंग होना मतलब कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और सभी एमएलए का भी इस्तीफा हो गया है। खास बात, लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर के लिए होते हैं और इसके द्वारा प्रधानमंत्री का चयन होता है, सांसदों का चयन होता है। विधानसभा के चुनाव किसी राज्य विशेष के होते हैं, जिसमें विधायकों का चुनाव होता है और विधायक मिलकर फिर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। अब हम आगे आते हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन, एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, आम चुनाव। आम चुनाव सरल भाषा में क्या होता है, जब देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आम चुनाव। ठीक है, कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में भी चुनाव हो जाता है। क्यों हो जाता है, कि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या किसी सदस्य जीते हुए ने इस्तीफा दे दिया, तो उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उसकी सीट पर जो चुनाव होगा उसे हम उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहते हैं। फिर हम आगे आते हैं, चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र क्या होता है, देखिए आगे आते, ये हमारा गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र है और ये कर्नाटक का गुलबर्गा जिला है। इस तरीके से इनको संसदीय क्षेत्रों को ये बांटा जाता है। ये कर्नाटक का गुलबर्ग जो जिला है, गुलबर्गा जिला, उसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। देखिए अलग अलग, ये एससी के लिए रिजर्व है, ये एससी के लिए रिजर्व है, ये अलग अलग है यहाँ पे सीटें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि अलग अलग टुकड़ों में कर लिया जाता है मतदान के उद्देश्य से। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता केवल अपने एक प्रतिनिधि को चुन सकता है। यानी कि आप एक साथ किसी दो प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर सकते। देश के किसी भी चुनाव में एक बार में एक मतदाता केवल एक ही प्रतिनिधि के चुनाव के लिए वोट डाल सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में भारत में लोकसभा चुनाव के उद्देश्य से बटा हुआ है। और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, संसद सदस्य, जिसमें हम सांसद भी कहते हैं। संसद सदस्य भी कहते हैं इनको और सांसद भी कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह होती है कि हर वोट का मूल्य बराबर होता है। जैसा कि मैंने बताया, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य होता है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान ही हो।
इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को भी उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांट लिया जाता है और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? विधायक। राज्य में जो प्रतिनिधि जीतेंगे उनको तो विधायक कहते हैं और देश में जो प्रतिनिधि जीतेंगे उन्हें सांसद कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आ सकते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांट लिया जाता है और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए कितने सदस्यों का चुनाव होता है? एक सदस्य का। कहां से? प्रत्येक वार्ड से पंचायत और नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट कहते हैं। सीट मतलब जनरल भाषा में हम कह देते हैं कि किसी टिकट मिली, किसी सीट मिली, तो ये सीट और टिकट एक ही बात है। निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि वहां से मिल जाता है उसको टिकट खड़ा होने का, तो उसे हम सीट या कह देते हैं टिकट मिलना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम जैसे कोई कहे कि 60 सीटें जीती इस पार्टी ने, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने 60 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि जब निर्वाचन क्षेत्र को कैटेगरी के आधार पर आरक्षित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। देखते हैं हम, ये देखिए, अभी लोकसभा की 84 सीटें, ध्यान दें, अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, कितनी हो गई ये? 4 और 7 11, 9 और 4 13, यानी कि 131 सीटें ये हो गई। 84 सीटें अनुसूचित जातियों की और 47 सीटें ये अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हो गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सीटों पर आरक्षित होने का मतलब क्या है? इन सीटों पर, जैसे 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है, तो इन 84 सीटों पर केवल अनुसूचित जाति के लोग ही खड़े होंगे। ना तो कोई ओबीसी खड़ा हो सकता है, ना कोई अनुसूचित जनजाति का खड़ा हो सकता है, ना कोई जनरल का। ऐसे ही इन 47 सीटों पर केवल अनुसूचित जनजातियों के लोग खड़े होंगे। इस पर भी कोई अन्य कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण, पंचायत और शहरी नगरपालिका और नगर निगम स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। अभी तक ओबीसी के लिए बड़े लेवल पर आरक्षण नहीं किया गया है। कुछ छोटी मोटी जगह जैसे नगरपालिका, नगर निगम में जरूर ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ है, अन्यथा देश के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया अभी तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, तो ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है हमारे देश को? 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से सामान्य के कितने हैं? 412 सामान्य में ओबीसी और जनरल दोनों को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये 412 में ओबीसी और जनरल दोनों आ गए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित है? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित है? 47। ठीक है, इस प्रकार से ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस लिस्ट में देखते हैं कौन टॉपर है, सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र, देखिए आप कहाँ है, देखिए इसमें, देखिए ये रहा सबसे ज्यादा, ये रहा, देखिए उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं लोकसभा की? उत्तर प्रदेश में। कितनी? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए 80 से कम कौन है? ये 40 है ना, ये 48, तो इसका मतलब 42, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन है देश में? महाराष्ट्र राज्य दूसरे नंबर पे है भारत में सीटों के हिसाब से। ठीक, 48 सीटें उसकी। फिर तीसरे नंबर पे कौन है 48 के बाद? देखिए, तो ये 40 और ये 42, इसके मतलब है पश्चिमी बंगाल तीसरे नंबर पे है 42 सीटों के साथ, और 40 सीटों के साथ बिहार राज्य है 40 सीटों के साथ। और हमारा राजस्थान कौन से नंबर पे है? राजस्थान नीचे है नंबर पे काफी, लेकिन यहाँ पे भी 25 सीटें हैं, यानी कि बड़ा वर्चस्व है राजस्थान का भी सीटों के मामलों में। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कहाँ आ रही है? उत्तर प्रदेश में। ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग लगभग एक सीट है, लेकिन दिल्ली में चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां लोकसभा की कितनी सीटें दी गई हैं? 7 सीटें। दिल्ली में कितनी है लोकसभा की? 7 सीटें। तो हम आगे बढ़ते हैं।
जो स्थानीय निकाय हैं जैसे पंचायत नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। अब पंचायत जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं? 33%, 1/3। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची का मतलब होता है कि एक ऐसी लिस्ट या ऐसी सूची जिसमें उस क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का नाम और उनकी डिटेल्स होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मतदाता सूची। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मतदाता सूची हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं इसे अपडेट किया जाता है, ताकि जो पुराने वोटर्स रह गए हैं या किसी की गलती रह गई है, त्रुटि रह गई है, या नए वोटर्स जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनको जोड़ने के लिए कहाँ काम लिया जाता है? मतदाता सूची को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं हम तो भारत में, हमारे देश में चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। ये देखिए हम इस सेक्शन में देखते हैं, हमारा ये सेक्शन आ जाइए उम्मीदवारों का नामांकन। इसी में हमको ये पता चल जाएगा कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। जबकि प्रत्याशी बनने या उम्मीदवार बनने, देश में किसी भी पद के लिए कोई उम्मीदवार बनना चाहता है चुनाव में तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ध्यान दें, वोट डालने की तो आयु 18 वर्ष है और उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये निर्वाचक नामावली है 2019 की S04। ये मोतिहारी है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम और आरक्षण की स्थिति ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। आप इसको देखकर समझने का प्रयास करें। ये देखिए ये सामान्य सभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची है ना। ये मतदाता सूची हो गई एक तरह से, जिसमें अलग अलग मतदाताओं के नाम लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं इसमें आगे। ये टिकट क्या होता है? एक शब्द आ रहा है टिकट। मैंने अभी भी बताया टिकट का मतलब सीट ही होता है। निर्वाचन क्षेत्र को ही सीट या टिकट कहते हैं। जब हम कहते हैं कि इस प्रत्याशी को यहाँ से टिकट मिल गई, इसका मतलब कि उसे उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने की इजाजत मिल गई है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो देखते हैं हम उम्मीदवारों के नामांकन में कि प्रत्येक उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की एक नई प्रणाली स्टार्ट हुई, जिसमें उम्मीदवार को यह बताना पड़ता है क्या कि उसके खिलाफ कौन कौन से आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, ये बताना अनिवार्य है। दूसरा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की समस्त संपत्ति और देनदारियां कितनी हैं, ये भी उसे बताना पड़ेगा, केवल अपनी नहीं, पूरे परिवार की, खानदान की। उसके अलावा उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या है, ये भी बताना जरूरी है। अब यहाँ एक खास बात आता है कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, कहने को तो उसमें बताना जरूरी है कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता क्या है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं भारत में जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरी है, तो विधायक और सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है? हमारे देश में यह आश्चर्य ही है कि संपूर्ण देश में छोटे से छोटी नौकरी के लिए भी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, किसी भी पद पे कुछ बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। और उसके लिए क्या तर्क दिए जाते हैं? ये तर्क दिए जाते हैं कि इसलिए। हालांकि ये तर्क कितने सही हैं मैं नहीं जानता, इसका विचार विमर्श आप करें। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह होती है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे। इसलिए ये जरूरी नहीं माना जाता कि उसको शिक्षित होना जरूरी नहीं माना जाता। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो ये लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस शैक्षिक महत्व देते हैं या नहीं। इन्होंने सीधा सीधा किसके ऊपर छोड़ दिया? लोगों के ऊपर, कि लोगों को लगता है कि हमें पढ़ा लिखा सांसद चाहिए तो वो पढ़े लिखे को वोट दें, और अनपढ़ को चाहते हैं तो अनपढ़ को वोट दें। यानी कि कहने का मतलब उम्मीदवार से कुछ अपेक्षा नहीं की गई है, सारी अपेक्षा किससे की गई है? मतदाताओं से। अब हम आगे आते हैं। ये देखिए भारत की चुनाव प्रणाली की, हमारे यहाँ 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। ध्यान रखना, 18 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति हमारे देश में वोट डाल सकता है, और हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होते हैं। सभी पार्टी को बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है,
और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होता है। अब इसको इससे मिलाएं तो एक मत एक मोल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर चुनाव क्षेत्र में, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, ये है क्या, 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी को मताधिकार, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी, सभी सीटों का आरक्षण, ये नहीं है। ठीक है, तो एक मत एक मोल का मतलब ये हुआ पहला। फिर दूसरा है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, क्या है? 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार देना ही क्या कहलाता है? सार्वभौम व्यस्क मताधिकार। फिर है कमजोर लोगों को प्रतिनिधित्व देना, इसका मतलब है अनुसूचित जनजाति और जनजातियों और जातियों के लिए सीटें आरक्षित करना। और खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या है? कि सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की इजाजत देना, यही है खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव अभियान। अब हमारा आता है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान क्या होते हैं? चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का कुछ बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। चुनाव अभियान का सिंपल सा अर्थ है चुनावों के दौरान चुनाव जीतने के लिए किए जाने वाले पार्टियों के द्वारा प्रयासों को ही क्या कहते हैं? चुनाव अभियान। इसे ही हम क्या कहते हैं? चुनाव अभियान। अब देखिए कौन कौन से नारे दिए गए समय समय पर चुनाव अभियान के दौरान। पहले देखिए इंदिरा गांधी जी ने, उनकी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। हालांकि गरीबी आज तक नहीं हटी है, लेकिन ये नारा कई बार दिया गया है। लेकिन सर्वप्रथम ये नारा इंदिरा गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी की लीडर रही थी, 1971 में लोकसभा चुनाव में ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। पार्टी ने वादा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी समाप्त कर देगी। फिर है 1977 में लोकसभा जो चुनाव हुए, उसमें जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया, क्या? लोकतंत्र बचाओ का नारा। और ये क्यों देना पड़ा ये नारा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 1977 से पहले आपातकाल लगा दिया था, और उस आपातकाल में जो ज्यादतियां हुई, बहुत सारी नागरिकों की आजादियां छीन ली गई, उस कारण से जनता पार्टी ने नया नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ का नारा, सेव डेमोक्रेसी। फिर अगला है वामपंथी दलों ने 1977 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें कौन सा नारा दिया? जमीन जोतने वाले का नारा। ये क्या होता है जमीन जोतने वाले को? इसका मतलब क्या है कि जो जमीन को जोतेगा उसी की जमीन होगी। इसका मतलब क्या हुआ जमीन जोतने वाले को? कि जो जमीन को जोतेगा उसी की जमीन होगी, अर्थात जो खेती करेगा उसी की वो जमीन होगी। ये ऐसा नारा इन्होंने दिया था। फिर 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। किसने दिया ये नारा तेलुगु स्वाभिमान का? एनटी रामाराव जी ने। कौन सी पार्टी के थे? तेलुगु देशम पार्टी के। कहाँ दिया? आंध्र प्रदेश में। कौन से चुनाव थे? विधानसभा चुनाव। कौन सा ईयर था? 1983। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीदवार या पार्टी क्या क्या काम नहीं कर सकती? सबसे पहला काम, किसी भी मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकती, यानी कि उसे लालच नहीं दे सकती और ना ही धमकी दे सकती है। कोई भी उम्मीदवार आपको आके पैसे नहीं दे सकता, कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, कोई धमकी नहीं दे सकता। उनसे जाति और धर्म के नाम पर वोट भी नहीं मांग सकता। कोई कहे कि आप मेरी जाति के हो, मेरे धर्म के हो, मुझे वोट देना, तो ये गैर कानूनी है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं और वो कहें कि सारे सरकारी कर्मचारी लग जाओ प्रचार करने के लिए हमारा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये चुनाव आयोग की आचार संहिता के खिलाफ होगा। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा खर्च किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। जैसे पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए लिखा हुआ था, और अब ये नया कितना आ गया है? 10 लाख रुपए। ठीक है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है चुनाव आयोग भी इस संख्या को बढ़ाता चला जाता है। तो आप इन डाटा को देख लें। तो लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर सकता है? 25 लाख रुपए। जबकि विधानसभा में कितने चुनाव में खर्च कर सकता है? 10 लाख रुपए। अब हम आते हैं आचार संहिता। इसे आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं। क्या होती है? ये बताती है कि इस आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनाव आयोग ये कहता है कि आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए, तो उसी को हम आचार संहिता कहते हैं। यानी कि ऐसा कानून या ऐसे नियम जिसके अनुसार उम्मीदवार और पार्टियों को ये सब करने की मनाही होती है। कौन कौन से कार्य करने की मनाही होती है?
पहला, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी जगह का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? चुनाव के लिए। दूसरा, सरकारी वाहन हो, विमान हो या सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, उनका भी चुनाव में प्रयोग सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, लोगों को बड़ी सुविधाएं नहीं दे सकते और कोई वादा भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि हम चुनाव जीत जाएंगे और आपको 70,000 रुपए महीने के देंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते। कोई भी अगर शिलान्यास करना है या कोई लोगों के हित से बड़ी जुड़ी कोई सुविधा है और वो देना जरूरी है, तो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ही ये कार्य किया जा सकता है। अब आते हैं हम आगे, मतदान और मतगणना। मतदान क्या होता है? वोट डालना ही मतदान कहलाता है और वोट की काउंटिंग क्या कहलाती है? मतगणना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मतदाता सूची में नाम वाला, मतदाता सूची मैंने बताई थी, एक वोटर लिस्ट होती है जिसमें आपका नाम होता है जो 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होता है। तो मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित जो मतदान केंद्र है उस पर वोट डालने जा सकता है। जैसे जनरली स्थानीय स्कूल या सरकारी इमारत होते हैं ना, उसमें वोटिंग का केंद्र बनाया जाता है और आप वोट डाल सकते हैं। आप हर कहीं वोट नहीं डाल सकते हैं, ध्यान दें। 18 वर्ष से अधिक हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश में किसी भी जगह चल जाए और वोट डाल दें। जहां आपका मतदान केंद्र पे नाम होगा उसी मतदान केंद्र पे आप वोट डाल सकते हैं। जब मतदान केंद्र में जाता है मतदाता, तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति दी जाती है। सभी उम्मीदवार के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे कि वो देख सकें चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले मतदाता एक मतपत्र पत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्हों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जारी करते थे। लेकिन अब ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उससे बटन दबाकर चुनाव किया जाता है। क्या भारत में चुनाव बहुत महंगे हैं? हाँ, निश्चित रूप से बहुत महंगे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जरूर लिमिट लगा रखी है चुनाव में, लेकिन खर्चा हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे 2014 में लोकसभा चुनावों पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ खर्च किए। 2014 में लोकसभा चुनावों पर कितने खर्च हुए? 3500 करोड़। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियां और उम्मीदवारों का कुल खर्च 30,000 करोड़ रुपए हुआ होगा, यानी कि प्रति मतदाता 500 रुपए। तो इतना खर्च होता है। 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदी थी और प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत है ना 3,000 करोड़ थी। तो आप सोच लीजिए 30,000 करोड़ में 10 पनडुब्बियां हैं, इतनी बड़ा हमारा खर्चा होता है। दिल्ली में सन 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उन सारे खेलों पर 20,000 करोड़ का खर्चा आया था और हमारे एक चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्चे हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे देश के चुनाव बहुत महंगे हैं। अब आगे आते हैं हम। ये गुलबर्गा के चुनाव परिणाम है। उम्मीदवार है, कौन सी पार्टी से है ये, कितने वोट मिले, वोटों का प्रतिशत क्या रहा, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। जैसे यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीत गए क्योंकि उनको वोटों का कितना प्रतिशत मिला? 50%। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं? मैंने पहले ही दे दिया था इस चीज का जवाब कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को संचालित करता है। यहाँ फर्जी मतदान नहीं होते हैं, असली नाम असली ही रहते हैं। शासक दल सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल है हमारे यहाँ, इसलिए भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। दुनिया के किसी, शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारतीय निर्वाचन आयोग जितना अधिकार प्राप्त हो। भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा का कार्य करता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर भी ये निर्णय लेता है, यानी कि जितना भी चुनाव का काम है वो निर्वाचन आयोग ही करेगा। यह आदर्श आचार संहिता भी लागू करवाता है और उसका अगर कोई उल्लंघन करे तो उन उम्मीदवारों को दंड भी देता है, पार्टियों को सजा देता है। इसी तरीके से हमारा ये चुनाव आयोग स्वतंत्र चुनाव आयोग।
चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश भी दे देता है और चुनाव ड्यूटी पर तैनात जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते बल्कि किसके नियंत्रण में होते हैं? निर्वाचन आयोग के। सरकार कोई भी उन्हें आदेश नहीं दे सकती। उन्हें आदेश कौन देगा? चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को, कर्मचारियों को चुनाव आयोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं इसमें आगे। अब आगे आता है हमारा चुनाव में लोगों की भागीदारी। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना क्या है? देखिए आप, ये चित्र से समझते हैं हम। भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत। ब्रिटेन के लिए ये पिंक रेखा है और भारत के लिए ब्लू लाइन है। ठीक है, तो ये चुनाव का वर्ष है, ये 1991, ये 2015। ये मतदान का प्रतिशत है। अब देखिए, ब्रिटेन में पहले तो 78% चुनाव होते थे, फिर गिरकर 72 हो गए, फिर 59 हो गए और अब वापिस से 66 हो गए। भारत में चुनाव का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 56, 58, 62, थोड़ा सा गिरा 60 और फिर बढ़कर हो गया 66। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी पहल है कि लोग यहाँ वोट देने ज्यादा आने लगे हैं। अब हम आगे आते हैं भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना। तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा वोट कौन डालता है? अनुसूचित जनजाति। सबसे ज्यादा वोट कौन डाल रही है? अनुसूचित जनजाति 61%। दूसरे नंबर पे कौन है वोटर? अनुसूचित जाति 60%। तीसरे नंबर पे कौन डालता है वोट? पिछड़ी जाति 58%। और सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में कौन है? ये ऊंची जाति जिसे जनरल वर्ग कहा जाता है, 56%। अमेरिका में सबसे ज्यादा वोट कौन डालते हैं? गोरे लोग 60%। फिर अश्वेत लोग कितने डालते हैं? 56%। और हिस्पैनिक लोग कितने डालते हैं? 28%। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ वोटिंग होती है। अब ये देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है लोगों ने? 67% लोग ये मानते हैं कि हाँ, हमारे वोट देने से फर्क पड़ता है। 18% ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट डालें या नहीं डालें, सरकार बन जाएगी, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% लोगों को पता ही नहीं है कि फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हमने देखी तालिका। फिर ये देखते हैं भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने का प्रतिशत क्या है। 1996 में 8% था। फिर ये बढ़ता बढ़ता 2004 में चुनाव एक्टिविटीज में भाग लेने का प्रतिशत कितना हो गया है? 32%। तो ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। अब हम आते हैं चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही होते हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हुए हों तो कोई भी उस चुनाव को स्वीकार नहीं करता। इसलिए भारत में हमेशा चुनावों को स्वीकार किया जाता है। इसका बड़ा कारण है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां ही हारी हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि शासक पार्टी होने के बावजूद वो चुनाव जीते ये जरूरी नहीं है। अमेरिका में मौजूद चुनाव का प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है, जबकि भारत में सांसद और विधायकों में से आधे लोग चुनाव हार जाते हैं हर साल। अभी जैसे ये नई लोकसभा का गठन हुआ तब भी जो जीते थे उनमें से बहुत सारे हार गए थे। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनको भी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और गुप्त मतदान होता है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टियां भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती हैं। अब देखिए, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। आजकल ये देख रहे हो ना आप, रिश्तेदारों को टिकट देना ये बड़ा चलन हो गया है कि हर पार्टी अपने रिश्तेदारों को टिकट देने की कोशिश करती है। बाप, भैया, चाचा, नाना, काका, दीदी, बहू, बेटी, सब लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं और पूरा परिवारवाद चलता रहता है। तो हमारा टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। तो पहली चुनौती तो ये रिश्तेदारी खत्म करनी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे पहले ये वंशवाद खत्म किया जाए। फिर दूसरी चुनौती क्या है कि ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार, पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि पैसे के दुरुपयोग को रोकना है चुनाव में। दूसरी चुनौती यह है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरी चुनौती क्या है? देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि भी चुनाव की चुनौती है। चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से, जो मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट हासिल करना चाहते हैं, उनसे पार पाना भी एक चुनौती है।
फिर है अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट लेते हैं। ये भी उनकी चुनाव आयोग की चुनौती है कि लोकतंत्र में सभी को समान मौका दिया जाए। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प भी नहीं होता, तो चुनाव आयोग ने क्या किया है, नोटा का बटन दिया है। अगर आपको कोई भी विकल्प पसंद नहीं आए तो आप कौन सा बटन दबा सकते हैं, नोटा का बटन। फिर है बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती है। बड़ी पार्टी के दलों के पास तो पैसा भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, प्रचारक भी होते हैं, सदस्य। लेकिन जो कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके पास तो बेचारे के पास पैसा भी नहीं है, उसके लोग जानते भी नहीं है, उसके प्रचारक भी नहीं है, तो उसको कितनी तकलीफ होती है। तो ये भी चुनौतियां हैं। तो ये भारत की चुनौतियां हैं लोकतंत्र की अभी भी जो चल रही हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करें और नोट्स जरूर बनाएं। मैं हमेशा एक चीज पर आपको बल देता हूं कि नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है उसी हिसाब से आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि बिना नोट्स बने आप आगे इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे और हम भूल जाते हैं अक्सर। तो भूलने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सभी बच्चे जो भी समझदार बच्चे हैं वो सभी बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो ये हमारा अध्याय 3 चुनावी राजनीति समाप्त हो गया है। इसके ऊपर 2 वीडियो हैं, लाइव वीडियो भी है जिसमें मैंने ब्लैक बोर्ड से समझाया इस चैप्टर को, और ये दूसरा एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है जिसमें हमने एक एक करके समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।